केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में महासंपर्क अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत जगह जगह बीजेपी के जो नेता हैं वो बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं। मेरठ में भी ऐसी रैली का आयोजन 25 जून को किया गया है। 25 जून एनिवर्सरी है इमरजेंसी की। इस पूरे मामले पर बात करेंगे मेरठ से जो सांसद हैं बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, ये जो ओकेजन है 25 जून ही क्यों चुना गया है, क्या वजह है? नहीं, 25 जून जानबूझ करके नहीं चुना गया। यदि ये जनसभा नहीं होती तो 25 जून को जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं उसके अनुसार हम लोग जनता के बीच में जाते। वो तो लगातार जनसभाएं हो रही हैं, तो 25 जून उसके अंदर स्वयंवश है। अब 25 जून को क्योंकि जनसभा है इसलिए स्वाभाविक रूप से उस दिन इमरजेंसी की बात होगी। लेकिन हमने जानबूझ करके 25 जून तय नहीं की है। मैंने कहा 24 जून में भी सभा हो रही है, 26 जून में भी सभा हो रही है और 25 जून को, परंतु हमने लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या 25 जून 1975 में हुई थी इस बात को बताने का कार्यक्रम हमने रखा है। तो हाँ, पूरे देश में रखा है। हमने फिल्में बनाई हैं, ऑडियो क्लिप्स हमने तैयार किए हैं जो इस बात को बताती हैं कि किस प्रकार से इमरजेंसी के समय सबके अधिकार, मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे और कैसे लोगों को, निरपराध लोगों को जेल में ठूसा गया था, अन्याय किया गया था, अत्याचार किया गया था, वो सब बताएंगे। सर, ये बताइए कि आप लोग ये जो तैयारी आपकी महाजनसंपर्क अभियान है ये 2024 लोकसभा को लेकर है। दूसरी तरफ अब जो गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ वो भी खड़ा हो गया है, उसकी भी एक बड़ी रैली जो है पटना में होने जा रही है। आप क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। और वो खड़ा कहाँ हुआ है, वो तो लड़खड़ा रहा है, पहले दिन से लड़खड़ा रहा है। उनके अंदर कोई वैचारिक साम्य नहीं है, उनका कोई देश के विकास का कोई विजन नहीं है। उनको बहुत अवसर देश की जनता ने दिए अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, वहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण से जनता उनको राष्ट्रीय स्तर पर चुने। तो उनके अपनी निजी महत्वाकांक्षा में उनको जुड़ने नहीं देंगी। उनका कोई एजेंडा, जैसे मैंने कहा, है नहीं केवल मोदी जी को विरोध करना, ये कोई एजेंडा नहीं हुआ करता। आज मोदी जी देश के, दुनिया के सर्वाधिक यशस्वी नेता, उनकी विश्वसनीयता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो विपक्षी गठबंधन है, मुझे तो ये भी डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। होगा तो भी कोई चुनौती प्रस्तुत कर पाएगा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। सर, यूपी बोर्ड के सिलेबस में वीर सावरकर को ऐड किया गया है, जिस पर आज विपक्ष, खास करके जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है यूपी की डोमिनेटिंग पार्टी, वो सवाल खड़े कर रही हैं, कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारियों का अपमान किया है बीजेपी। नहीं, ये तो बड़ी गलत टिप्पणी है उनकी। बल्कि मैं कहूँगा कि सावरकर का अपमान करना ये क्रांतिकारियों और देशभक्तों का अपमान है। जिस महापुरुष को, अकेले हैं वो, जिनको 2 आजन्म काला पानी की सजा हुई, जिन्होंने 10 साल से अधिक उस कोठरी के अंदर बिताए जिसमें आप 2 घंटे नहीं रह सकते। जाकर के देखें, उसमें न हवा, छोटी सी कोठरी है वो, मैं गया हूँ वहाँ पर। ये यानी इतना कठोर तप जिसने किया हो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, उसके बारे में टिप्पणी करना संपूर्ण शहीदों का अपमान है ये। और ये इनकी संकीर्णता, जो इनकी हिंदू विरोधी जो बात है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे सावरकर जी, इसलिए ये बात है। मैं समझता हूँ कि इसको न देश स्वीकार कर रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है जो सावरकर जी की आलोचना इस प्रकार की करते हैं। सावरकर के बारे में, उनके त्याग के बारे में, उनकी विद्वत्ता के बारे में, उनके योगदान के बारे में प्रत्येक नौजवान को जानकारी होनी ही चाहिए और उसको कोर्स के अंदर लागू करना ही चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस या जो भी पार्टियों की सरकार पहले रही है उन्होंने इसे अछूता रखा और जो नौजवान थे, छात्र थे, वो उसको नहीं जान पाए? मैंने, देखिए, प्रारंभ से ही नेहरू जी की जो सोच रही, मैं बिल्कुल नाम लेकर के कह रहा हूँ, वो हिंदुत्व विरोधी रही। गांधी जी की हत्या हुई, संघ का उसके अंदर कोई उससे कोई संबंध नहीं था, संघ पर प्रतिबंध लगाया। सावरकर जी का कोई संबंध नहीं था, उनको गिरफ्तार किया। और हिंदुत्व की बात कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक प्रकार से वो लड़ाई ही लड़ते थे, उसी का ही परिणाम है। वही संस्कार जो है कांग्रेस के अंदर आए हैं। अन्यथा सावरकर का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में महनीय व्यक्तित्व है और प्रत्येक नौजवान के लिए जो देश के बारे में सोचता है उसके लिए प्रेरणादायक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी फिर से भारत जोड़ो यात्रा प्लान कर रही है। कर्नाटक में जो रिजल्ट रहे, हिमाचल में जो रिजल्ट रहे और जो आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि 2024 का जो रण है आपका, क्या कहीं कोई बाधा है कांग्रेस पार्टी? मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या खुद राहुल गांधी जी ही हैं। ये संयोग है कि कर्नाटक में उनको सफलता मिल गई, हम भी उसकी एनालाइज कर रहे हैं, या हिमाचल के अंदर कुछ विषयों को लेकर के उनको सफलता मिल गई। परंतु कुल मिलाकर के राहुल जी की जो छवि है वो एक ना समझ अपरिपक्व नेता की है। ममता बनर्जी जो खुद बहुत बड़ी नेता है विपक्ष की, वो तो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो राहुल जी हैं। तो क्या करिएगा इनका?
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई लाभ होगा, क्योंकि वहाँ वास्तव में नेतृत्व का संकट है, विचार का संकट है, विश्वसनीयता का संकट है। तो मुझे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे कांग्रेस और नहीं कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम अपने हिसाब का मतलब यह है कि हमें भरोसा अपने नेतृत्व पर है, हमें अपने सरकार के द्वारा किए हुए काम का हमारे पास जानकारी है, उसकी वो काम है, और हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता है। हम 12 महीने काम करने वाला संगठन है, हम अपने दम पर काम करेंगे। परंतु विपक्ष का आकलन करने की दृष्टि से देखें, मुझे नहीं लगता कि जनता से पूरी तरीके से कटी हुई कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती प्रस्तुत कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी के सांसद जिनका साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो राहुल और ना ही अखिलेश यादव किसी तरह की कोई चुनौती बनकर मैदान में आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।